1968 में जवान आयरिस और उसका मंगेतर पॉल स्काईव्यू रेस्टोरेंट के उद्घाटन में शामिल हुए। वहां पॉल ने आयरिस को प्रपोज किया और उसकी उंगली में एंगेजमेंट रिंग पहना दी। उसी वक्त आयरिस ने कुछ डरावना देखा। ऊपर एक लड़के ने एक सिक्का नीचे फेंका। ऐसा लगा जैसे मौत ने उस सिक्के पर फूंक मारी हो और वह सीधा वेंटिलेशन शाफ्ट में चला गया। सिक्का एक फैन में अटक गया जिससे पंखा तुरंत रुक गया। इसी दौरान टावर के अंदर लोग खुशी से डांस कर रहे थे, बिना यह जाने कि उनके पैरों के नीचे का शीशा तेजी से क्रैक हो रहा था। जैसे ही आयरिस और पॉल अपनी जगह पर पहुंचे, नीचे के मेटल सपोर्ट्स अपनी सीमा तक पहुंच गए। बोल्ट्स एक एक करके टूटने लगे। अचानक अटका हुआ सिक्का फैन की ब्लेड तोड़ देता है, जो सीधा गैस पाइप में जा लगती है। डांस चल रहा था, दरारें और बढ़ने लगीं और गैस हवा में फैलने लगी। आयरिस को सब कुछ अजीब लग रहा था। अचानक पॉल जमीन में गिर गया। लोग एक एक करके नीचे गिरने लगे, किसी तरह मेटल बीम्स को पकड़कर बचने की कोशिश कर रहे थे। नीचे ग्राउंड स्टाफ घबराकर भाग रहे थे। पॉल ने एक रीइंफोर्स्ड ग्लास के टुकड़े को पकड़ लिया। आयरिस चीख चीख कर मदद मांगती रही, लेकिन कोई नहीं आया। उसने पॉल को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह हाथ से फिसल गया और गिर गया। सब जगह अफरा तफरी मच गई। लोग घबरा कर भागने लगे। एक औरत जिसे आग लग चुकी थी गैस लीक के पास चली गई और एक जबरदस्त धमाका हो गया। जो लोग तेजी से नहीं भाग पाए वे जिंदा नहीं बचे। आयरिस मुश्किल से आग से बच पाई। स्टाफ ने बचे हुए लोगों से चिल्लाकर कहा कि तुरंत बाहर निकलो। वह लड़का जिसने सिक्का फेंका था रास्ता दिखाता हुआ सबसे आगे भाग रहा था। घबराए हुए लोग इमरजेंसी एग्जिट की तरफ दौड़ पड़े, लेकिन मौत ने यह भी पहले से तय कर रखा था। वॉकअवे गिर गया और जितने लोग उसमें गए सभी मारे गए। चमत्कार से वह लड़का बच गया। बचे हुए लोग एलिवेटर की तरफ भागे, एक दूसरे को धक्का देते हुए। एक बूढ़े आदमी ने आयरिस को धक्का दे दिया, लेकिन वह खुद एलिवेटर के बीच में अटक गया। ओवरलोड होने की वजह से एलिवेटर ने काम करना बंद कर दिया और बूढ़े आदमी की हालत बहुत खराब हो गई। आयरिस दूसरा रास्ता ढूंढने लगी, लेकिन तनाव का असर उसकी प्रेगनेंसी पर पड़ने लगा। उसने देखा चीजें एक तरफ खिसक रही हैं और छत में दरारें पड़ रही हैं। तब उसे एहसास हुआ कि कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है, तो वह जल्दी से ऊपर चढ़ गई। लेकिन सब इतने किस्मत वाले नहीं थे। फ्लोर 2 हिस्सों में बंट गया और एक तेज ढलान बन गई। लोग खुद को रोक नहीं पाए और नीचे की तरफ फिसल गए, सीधा जाकर रीइंफोर्स्ड ग्लास पर गिरे। एक औरत को लगा कि वह बच गई है, लेकिन जैसे ही उसने ऊपर देखा, एक पियानो खतरनाक तरीके से हिल रहा था। मौत ने एक बार फिर दखल दिया और एक सिक्का पियानो पर गिरा और वह पियानो सीधा उस बेचारी औरत पर गिर गया। अब तक उस ग्रुप के सभी लोग गिर चुके थे। वह लड़का जो अब तक बचा हुआ था मुस्कुराते हुए निकल गया, लेकिन पियानो उसके ऊपर आ गिरा। आयरिस पॉल के लिए बहुत रोई, लेकिन तभी उसने एक और लड़के को खतरे में देखा और उसे बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। उसी वक्त ऊपर से पूरी बिल्डिंग गिरने लगी। आखिरी पल में आयरिस ने एक मेटल के टुकड़े को पकड़ लिया, लेकिन जब ध्यान से देखा गया तो उसकी जान उसके हाथ ने नहीं, बल्कि पॉल की एंगेजमेंट रिंग ने बचाई थी, जो एक स्टील रॉड में अटकी हुई थी। वह नाजुक सहारा ज्यादा देर नहीं टिक पाया और अगले ही पल आयरिस नीचे गिर गई। अचानक सीन शिफ्ट हुआ और एक लड़की जिसका नाम स्टेफनी था, उसने ये सब एक डरावने सपने के रूप में देखा और क्लास के दौरान ही चिल्लाकर उठ गई। लेकिन ये एक आम सपना नहीं था। 2 महीने से वह यही सपना बार बार देख रही थी। स्टेफनी ने अपनी रूममेट को सब कुछ बताया। सपने में एक औरत थी जिसका नाम आयरिस था, जो उसकी दादी का नाम भी था। लेकिन स्टेफनी ने कभी आयरिस को देखा नहीं था, न ही उसे पता था कि वह जिंदा भी है या नहीं। उसकी रूममेट ने सुझाव दिया कि उसे घर जाकर इस बारे में पता करना चाहिए, शायद इससे ये बुरे सपने खत्म हो जाएं। घर जाकर स्टेफनी ने अपने डैड मार्टी से आयरिस के बारे में पूछा। मार्टी ने थोड़ा सा मुंह बनाया, फिर मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन साफ था कि वह कुछ छुपा रहा था। उसी वक्त स्टेफनी का छोटा भाई चार्ली बोला कि वह कजिन्स के घर जा रहा है। स्टेफनी ने तय किया कि वह भी साथ चलेगी। निकलने से पहले मार्टी ने उन्हें सख्त हिदायत दी कि रिश्तेदारों के सामने आयरिस का जिक्र न करें। इससे स्टेफनी और भी ज्यादा जिज्ञासु हो गई। क्या सच में आयरिस के साथ कुछ बुरा हुआ था? अगर सपना देखने वाली औरत आयरिस थी, तो फिर स्टेफनी की माँ कहाँ से आई? कजिन्स के घर पहुंचकर स्टेफनी सीधे अपने अंकल हॉवर्ड के पास गई। उसने आयरिस के बारे में पूछने की कोशिश की। हॉवर्ड हक्का बक्का रह गया और तुरंत टॉपिक बदल दिया। लेकिन जैसे ही स्टेफनी ने अपने सपने की लोकेशन स्काईव्यू रेस्टोरेंट का जिक्र किया, हॉवर्ड और उसकी पत्नी ब्रेंडा दोनों सन्न रह गए। स्टेफनी ने उनसे सच जानना चाहा। कजिन्स भी उत्सुकता से उनकी बात सुन रहे थे। आखिरकार उन्होंने बताया कि आयरिस जिंदा है, लेकिन उसका मानसिक संतुलन पूरी तरह बिगड़ चुका है। हॉवर्ड और ब्रेंडा के लिए आयरिस अब किसी जिंदा इंसान जैसी नहीं थी। स्टेफनी उसे मिलना चाहती थी, ये सोचकर कि शायद उसके डरावने सपने तब खत्म हो जाएं। गुस्से में हॉवर्ड ने बताया कि जब उनके पिता की मौत हुई तो आयरिस ने होश खो दिया था। उसने उन्हें स्कूल जाने से रोका, घर के अंदर बंद कर दिया और हमेशा इस डर में जीती रही कि उसके बच्चे मर जाएंगे। आखिर में पुलिस को आना पड़ा और आयरिस को साथ ले गई। बाद में आयरिस फोस्टर केयर सिस्टम में भी उनका पीछा करती रही। जब हॉवर्ड और ब्रेंडा के अपने बच्चे एरिक, जूलिया और बॉबी हुए, तब आयरिस ने उन्हें डरावने पत्र भेजने शुरू कर दिए। उन पत्रों में चेतावनियां होती थीं और मरे हुए लोगों की तस्वीरें। आखिरकार उन्होंने अपना घर बदल लिया और आयरिस से सारा संपर्क तोड़ दिया। स्टेफनी ने उन पत्रों को देखने की गुजारिश की, लेकिन हॉवर्ड और ब्रेंडा ने साफ मना कर दिया।
बहुत मनाने के बाद ब्रेंडा ने चुपके से बताया कि वे पत्र कहाँ छुपाए गए हैं। स्टेफनी ने जाकर वे पत्र ढूंढे और जो उसने देखा वो देखकर उसके होश उड़ गए। जो औरत तस्वीरों में थी वह सपने वाली औरत से बिल्कुल मिलती थी। इसका मतलब था कि स्टेफनी के सपने शायद सच थे। सच का पता लगाने के लिए स्टेफनी ने अकेले गाड़ी चलाकर आयरिस को ढूंढने का फैसला किया। पता फॉलो करते हुए वह एक सुनसान पहाड़ी इलाके में पहुंची। दरवाजे के इंटरकॉम से उसने आयरिस से बात की। आयरिस ने उसे तुरंत वहां से चले जाने को कहा, लेकिन जब स्टेफनी ने बताया कि वह उसकी पोती है तो आयरिस ने कहा कि अंदर आने से पहले अपनी सारी जेबें खाली कर दें। जैसे ही भारी दरवाजा खुला, स्टेफनी ध्यान से अंदर चली गई। घर में हर जगह अजीबोगरीब रुकावटें थीं। छत तक में कांटे लगे हुए थे। आयरिस ने बताया कि यह सब उसने अदृश्य खतरों से बचने के लिए लगाया है। स्टेफनी धीरे धीरे आगे बढ़ी और आयरिस ने घबराकर कहा कि जल्दी से दरवाजा बंद करो। अचानक बाहर एक फायर एक्सटिंग्विशर गिरा। आयरिस ने चेतावनी दी कि किसी भी चीज को हाथ मत लगाना, सब कुछ एक जानलेवा झाल हो सकता है। जब उसने अपनी पोती को देखा तो उसके चेहरे पर एक नर्म मुस्कान थी। उसने डार्लिन के बारे में पूछा। स्टेफनी ने बताया कि वह 10 साल की उम्र में ही अपनी माँ से अलग हो गई थी और अब उसे उसके बारे में कुछ नहीं पता। स्टेफनी ने सपने के बारे में पूछना शुरू किया। आयरिस ने कहा, यह सिर्फ सपना नहीं था, मैंने कभी भविष्य देखा था। उसने बताया कि उस समय वह पॉल के साथ एक ऊंची बिल्डिंग की छत पर थी। एक औरत की हैट उड़ गई थी और एक लड़का सिक्का फेंकते हुए दिखा। सिक्योरिटी ने उसे रोका, लेकिन लड़का जिद पर अड़ा रहा। पॉल उसे प्रपोज करने ही वाला था कि आयरिस ने अचानक चेतावनी दी, ये बिल्डिंग गिरने वाली है और सब मर जाएंगे। पॉल कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन आयरिस ने लड़के के हाथ से सिक्का छीन लिया। वो नीचे भागी जहां एक गमले में आग लगी हुई थी और लोग डांस कर रहे थे। उसने माइक उठाया और सबसे कहा कि नीचे जमीन को देखें। कुछ लोग उसे रोकने लगे, लेकिन कुछ ने नीचे दरारें देख लीं। उस रात उसने बहुत सारी जानें बचाईं। बिल्डिंग नहीं गिरी और बाद में वह रेस्टोरेंट हमेशा के लिए बंद हो गया, लेकिन मौत अपना प्लान बर्बाद होते नहीं देख सकती थी। सालों बाद वह वापस आई और उन सभी को मार दिया जो उस रात वहां थे, पॉल को भी। आयरिस ने सीख लिया था कि मौत का आना कैसे पहचाना जाए। उसने सालों तक दुर्घटनाएं रोकी, लेकिन अब मौत उसके पास तक पहुंच चुकी थी। उसे कैंसर हो गया था। स्टेफनी से बात करते हुए आयरिस का ध्यान हट गया। मौत धीरे धीरे आ रही थी। एक मैग्नीफाइंग ग्लास ने धूप को एक मेटल ट्रे पर रिफ्लेक्ट किया। वहां से किरणें एक रस्सी पर पड़ी और रस्सी से धुआं उठने लगा। आयरिस ने महसूस किया कि कुछ गलत हो रहा है। उसने तुरंत मैग्नीफाइंग ग्लास को हटा दिया। आयरिस ने स्टेफनी से कहा कि वह यहीं रुके, क्योंकि बाहर की दुनिया अब और भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। वह खुद पिछले 20 सालों से घर से बाहर नहीं गई थी, लेकिन स्टेफनी रुकना नहीं चाहती थी। उसे स्कूल जाना था। आयरिस ने चेतावनी दी, मौत हमारे परिवार के पीछे है, लेकिन स्टेफनी ने इसे सिर्फ एक सपना समझा और इस बात पर यकीन नहीं किया। वह बिना किसी हिचकिचाहट के बाहर निकल गई। आयरिस ने स्टेफनी से दरख्वास्त की कि जाने से पहले वह एक किताब ले जाए। जैसे ही स्टेफनी दरवाजे से निकलने लगी, आयरिस को एक भयानक विजन आया, जिसमें उसने हवा, कंपास और कुछ ट्रिगर ऑब्जेक्ट्स देखे। उसे समझ आ गया कि अगर वह बाहर गई तो उसकी जान चली जाएगी, लेकिन स्टेफनी के लिए उसने अपनी जान की परवाह नहीं की। वह बाहर आई, किताब स्टेफनी के हाथों में दी और कहा, यह किताब हमारे परिवार को बचा सकती है। लेकिन स्टेफनी अब भी उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रही थी। तब आयरिस ने कहा, पीछे हटो, मैं साबित करती हूँ कि यह सब सच है। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया, कंपास गिरा और फायर एक्सटिंग्विशर से टकरा गया। फायर एक्सटिंग्विशर उड़ा और सीधा जाकर आयरिस के मुंह में घुस गया। अब स्टेफनी को यकीन हो गया था, आयरिस अब इस दुनिया में नहीं रही। उसके रिश्तेदार उसके अंतिम संस्कार में शामिल हुए। स्टेफनी ने अपने पिता मार्टी और अंकल हॉवर्ड को बताया कि आयरिस ने कहा था कि मौत हमारे परिवार के पीछे है, लेकिन किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। तभी स्टेफनी की माँ डार्लिन वहां आ गई। स्टेफनी अब भी अपनी माँ से नाराज थी और वहां से चुपचाप चली गई। घर जाकर उसने आयरिस की दी हुई किताब पढ़ना शुरू किया। इसी दौरान बाकी परिवार हॉवर्ड के घर पर बारबेक्यू कर रहा था, बिल्कुल अनजान इस बात से कि मौत वहां पहुंच चुकी है। बॉबी ने एक ग्लास तोड़ दिया, लेकिन किसी ने नहीं देखा कि एक शीशे का टुकड़ा आइस क्यूब्स में जा गिरा। एरिक ने अपना ड्रिंक गैस टैंक के पास रख दिया। अब मौत के औजार तैयार हो रहे थे। सभी लोग टेबल के चारों ओर इकट्ठा हुए, बर्फ वाले ड्रिंक्स हाथ में लिए और हॉवर्ड ने टोस्ट दिया। उसने कहा, आयरिस की मौत ने हमें सिखाया कि जिंदगी का हर पल जीना चाहिए। सबने एक दूसरे से ग्लास टकराया और घूंट लिया। तभी जूलिया का गला अटक गया। वह चौंक करने लगी और सांस नहीं ले पा रही थी। सभी लोग उसकी मदद के लिए दौड़े। कुछ पल बाद वह ठीक हो गई, लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह सिर्फ शुरुआत थी। अंदर स्टेफनी किताब पढ़ रही थी। उसने एक अध्याय देखा जिसमें सिक्के की घटना और बारबेक्यू ग्रिल के बारे में लिखा था। बाहर एरिक ग्रिल जलाने में लगा हुआ था। बॉबी ने चार्ली को ट्रैम्पोलिन पर बुलाया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ट्रैम्पोलिन के नीचे एक तेज रेत पड़ी हुई थी। स्टेफनी के हाथों से किताब गिर गई। उसे एक अजीब और भयानक खतरा महसूस हुआ। तभी ग्रिल जली और एक फोटो फ्रेम नीचे गिरकर टूट गया।
गया। एक कांच का टुकड़ा जमीन से उछलकर दूर जा गिरा। स्टेफनी को अंदेशा हुआ कि कुछ गलत होने वाला है। उसने हॉवर्ड के घर की ओर दौड़ना शुरू किया और अपने भाई चार्ली को कॉल किया, लेकिन चार्ली ने फोन नहीं उठाया। ट्रैम्पोलिन की सिलाई धीरे धीरे टूट रही थी। हर पल वह टूटने के करीब थी। रास्ते में स्टेफनी ने डेंजर अहेड का साइन देखा, जैसे मौत खुद उसे रोकने की कोशिश कर रही हो। तभी कैमरे ने दिखाया कि कांच का वही टुकड़ा मार्टी की ड्रिंक में गिर चुका था, लेकिन मार्टी ने बस एक छोटी सी चुस्की ली और ग्लास रख दिया। हॉवर्ड ट्रैम्पोलिन पर चढ़ गया। ऊपर की सतह कभी भी गिर सकती थी। तभी डार्लिन की नजर नीचे पड़ी रेक पर पड़ी। उसने जोर से चीख मारी और दौड़कर वह रेक हटाकर एक तरफ रख दी, लेकिन मौत ने अपना प्लान नहीं बदला था। ब्रेंडा ने गलती से एक बोतल गिरा दी, जो जाकर एक मशीन के स्विच से टकरा गई। नीचे की पाइपें हिलने और मुड़ने लगी। पहले वाली रेक धीरे धीरे फिसलती हुई नीचे आ रही थी। जैसे ही स्टेफनी वहां पहुंची, मौत अपना अगला कदम उठाने को तैयार थी। हॉवर्ड ने स्टेफनी का स्वागत करने के लिए उसकी तरफ कदम बढ़ाए। तभी बॉबी का पैर ट्रैम्पोलिन में फंस गया। जूलिया ने पलटकर देखा, जिससे उसके ग्लास से एक टुकड़ा नीचे गिर गया। हॉवर्ड ने उस टुकड़े पर पैर रख दिया और तेज चुभन के साथ उसके पैर में गहरी चोट लग गई। उसी पल वह पहली रेक लॉन मोवर पर गिर गई। मोवर का ब्लेड तुरंत घूमने लगा। हॉवर्ड का संतुलन बिगड़ गया और वह सीधा नीचे गिरा। लॉन मोवर हॉवर्ड की ओर बढ़ा और अगले ही पल उसकी जान ले गया। परिवार ने एक और अंतिम संस्कार में हिस्सा लिया। स्टेफनी तुरंत घर लौट आई और फिर से किताबें पलटनी शुरू की। उसे एक नोट मिला, जिसमें लिखा था, जेबी ने किसी ऐसे शख्स को ढूंढ लिया जो जिंदा बच गया था। अब उसने ये विश्लेषण शुरू किया कि अगला कौन हो सकता है। आइरिस और पॉल के बच्चे थे, हॉवर्ड और डार्लिन। हॉवर्ड के बच्चे थे एरिक, जूलिया और बॉबी, और डार्लिन के बच्चे थे स्टेफनी और चार्ली। ये सभी एक ही खून के रिश्ते से जुड़े हुए थे और मौत की इस चेन से बच नहीं सकते थे। स्टेफनी ने सबको ये पैटर्न समझाने की कोशिश की। हर कोई चुपचाप सुनता रहा। सब कुछ उस रेस्टोरेंट की डेथ लिस्ट से जुड़ा था। मौत का सिलसिला ठीक उसी क्रम में चल रहा था जैसा कि आइरिस ने पहले देखा था। असल में उस दिन अगर आइरिस ने समय रहते चेतावनी न दी होती तो सैकड़ों लोगों की जान चली जाती। लेकिन अब मौत वापस लौट आई थी और इस बार एक एक करके सबको अपनी लिस्ट से मिटा रही थी। स्टेफनी ने बताया कि मौत का अपना एक सीक्वेंस होता है। पहले हॉवर्ड के घर वाले गए और अब अगला नंबर उसके अपने परिवार का था। क्योंकि मार्टी और ब्रेंडा खून के रिश्तेदार नहीं थे, इसलिए वो इस चेन का हिस्सा नहीं थे। इसका मतलब था वो सबसे ज्यादा खतरा अब एरिक पर था, जो हॉवर्ड का सबसे बड़ा बेटा था। लेकिन किसी ने भी स्टेफनी की बात पर विश्वास नहीं किया। लोग उसे या तो जुनूनी समझने लगे या फिर अभिशप्त। धीरे धीरे सब उससे दूर हो गए। एरिक अपने काम पर चला गया। वहां एक घूमता हुआ पंखा गलती से एक लटकती हुई चेन से टकरा गया, जो सीधे जाकर एरिक की नॉज रिंग में फंस गई। जमीन पर पहले से ही डिसइंफेक्टेंट गिरा हुआ था। पंखा घूमता रहा, चेन कसती गई। एरिक अपनी उंगलियों के बल पर खड़ा रहा, बेचैनी से अपना बैलेंस बनाए रखते हुए। तभी उसका हाथ एक लैंप से टकराया और लैंप जैसे ही नीचे गिरा, वो सीधा उस ज्वलनशील डिसइंफेक्टेंट पर गिरा और तुरंत आग लग गई। सब कुछ और भी खतरनाक हो गया था। टेबल का कांच भी टूट चुका था। एरिक दर्द और घबराहट में खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। आखिरी कोशिश में उसने झटके से चेन तोड़ दी। जैसे ही वह नीचे गिरा और ज्यादा डिसइंफेक्टेंट जमीन पर फैल गया और सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुकान में जोरदार धमाका हो गया। इसी बीच स्टेफनी की घबराहट और बढ़ गई। एरिक ने पूरी रात उसके किसी भी कॉल का जवाब नहीं दिया था। उसने चार्ली को जगाया और उसके साथ एरिक को ढूंढने निकल पड़ी। रास्ते में उसकी कार का एरिक से टकराव होते होते बचा, लेकिन एक अच्छी खबर मिली। एरिक जिंदा था। उसने जलते हुए लेदर कपड़े उतारकर किसी तरह अपनी जान बचा ली थी। लेकिन इस हादसे के बाद स्टेफनी का यकीन और पक्का हो गया। अब मौत उनका पीछा छोड़ने वाली नहीं थी। एरिक फिर भी उसकी बातों पर भरोसा नहीं कर रहा था। इसलिए स्टेफनी ने फैसला किया कि अब वो हर वक्त एरिक के साथ ही रहेगी, उसकी सुरक्षा के लिए। उसने आइरिस की नोट्स को फॉलो करना शुरू किया ताकि किसी भी जानलेवा चेन रिएक्शन को समय रहते रोका जा सके। एक दिन वो एरिक के साथ ही जा रही थी। रास्ते में एक ट्री ट्रिमर गिरते गिरते एरिक के सिर से टकराने वाला था, लेकिन खुशकिस्मती से ऐसा कुछ नहीं हुआ। तभी उनकी मुलाकात जूलिया से हुई, जो जॉगिंग पर थी। एक गार्बेज ट्रक उनके पास से गुजर रहा था। स्टेफनी ने तुरंत एरिक को चेतावनी दी कि वो ट्रक के पास न जाए, लेकिन एरिक, जो काफी लापरवाह था, वो ट्रक के पास जाकर मजाक करने लगा और अजीब अजीब चेहरे बनाने लगा। जूलिया ने दोनों को नजरअंदाज किया, अपने हेडफोन लगाए और दौड़ती रही। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि अगला पल इतना खौफनाक होगा। जूलिया को एक फुटबॉल लगी और वो अपना संतुलन खो बैठी। वो सीधा एक गार्बेज कैन में गिर गई। ट्रक के ऑटोमेटिक लिफ्टिंग सिस्टम ने कैन को उठाया और सीधे ट्रक के अंदर डाल दिया। सब लोग हैरान रह गए और ट्रक के पीछे दौड़े, लेकिन ड्राइवर के कानों में भी हेडफोन थे। उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। स्टेफनी ट्रक पर चढ़ गई और जूलिया का हाथ पकड़ लिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कंपैक्टर ने जूलिया को कुचल दिया। तभी पूरे परिवार को एहसास हुआ कि मौत सच में उनका पीछा कर रही है। फिर ब्रेंडा ने एक चौंकाने वाली बात बताई कि एरिक हॉवर्ड का असली बेटा नहीं था, वो तो उसके एक अफेयर का नतीजा था। शायद इसी वजह से एरिक अब तक जिंदा था। इसका मतलब था
अगला नंबर हॉवर्ड के छोटे बेटे बॉबी का हो सकता था। स्टेफनी को नोट्स में एक नाम याद आया, विलियम, और डार्लिन उस शख्स को जानती थी। वे लोग उसे ढूंढने के लिए अस्पताल पहुंचे। पता चला विलियम वही लड़का था जिसे आयरिस ने सालों पहले बचाया था। विलियम ने बताया कि मौत को हराने के सिर्फ 2 तरीके हैं, या तो किसी और को मार दो और उसकी जगह ले लो, या फिर खुद मरकर वापस लौट आओ। उसने ये भी बताया कि अब वह भी आयरिस की तरह बीमार है और उसका समय भी खत्म हो रहा है। उसने सबको चेतावनी दी कि सब मरेंगे, बिल्कुल उसी क्रम में जैसे सूची में लिखा है। सुनने में डर लगता था, लेकिन सच्चाई उससे कहीं ज्यादा भयावह थी। विलियम ने कहा, मौत के प्लान में ज्यादा दखल मत देना, वरना अंजाम और भी भयानक हो सकता है। जितना समय बचा है उसे संभाल कर जियो। और फिर वह चुपचाप चला गया। एरिक ने सोचा, अगर बॉबी को बचाना है तो मरकर वापस आना ही सबसे आसान रास्ता होगा। उसने सुझाव दिया कि बॉबी कुछ पीनट स्नैक्स खा ले ताकि उसकी एलर्जी एक्टिवेट हो जाए और डॉक्टर उसे मौत के किनारे से वापस ला सकें। उन्होंने वेंडिंग मशीन से पीनट्स का पैकेट लिया, लेकिन पीनट्स अंदर अटक गए। गुस्से में आकर एरिक ने कांच तोड़ दिया। दोनों ने मिलकर मशीन उठाई। काफी मेहनत के बाद पीनट्स मिल गए। फिर वे अगले कमरे में गए, लेकिन गलती से एमआरआई स्कैनर एक्टिवेट हो गया। जबरदस्त मैग्नेटिक फोर्स के चलते एरिक का पूरा शरीर मशीन की ओर खींचने लगा और तभी पीछे से एक व्हील चेयर तेज रफ्तार में उड़ती हुई आई, जो सीधे उसे टक्कर मारकर मशीन के अंदर धकेल गई। एरिक एमआरआई मशीन के अंदर कुचल गया। बॉबी, जिसने पीनट्स खा लिए थे, कुछ कर नहीं पाया। उसने एरिक के हाथ से इंजेक्शन लाने की कोशिश की। तभी एक डॉक्टर ने शोर सुनकर दरवाजा खोला और फिर आया सबसे डरावना पल। वेंडिंग मशीन से एक छोटी सी स्प्रिंग निकलकर सीधे बॉबी के सिर में जा घुसी। स्टेफनी, डार्लिन और चार्ली एक दूसरे से चिपक कर रो रहे थे। अब उन्हें समझ आ गया था कि मौत से बचना नामुमकिन है, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि अब सब कुछ दांव पर लगाकर आयरिस की जगह पर रहेंगे और उसी की तरह मौत का सामना करेंगे। तीनों ने एक गाड़ी उठाई और निकल पड़े पहाड़ों में आयरिस के पुराने केबिन की ओर। उन्हें यह तक पता नहीं चला कि नोटबुक से एक सिक्का गिर चुका था, जिसे एक बूढ़ी औरत ने उठा लिया था। केबिन पहले से ही एक डरावने सन्नाटे में डूबा था, जैसे मौत वहां उनका इंतजार कर रही हो। स्टेफनी ने गैस दबाकर गाड़ी को केबिन की तरफ घुमा दिया, लेकिन रास्ते में क्रैश हो गया और सीट बेल्ट फंस गई। अब मौत की निगाह डार्लिन पर थी। अगर वह केबिन के अंदर सुरक्षित पहुंच जाती तो शायद सबकी जान बच जाती, लेकिन किसी ने शॉर्ट सर्किट से उठती चिंगारियों की तरफ ध्यान नहीं दिया। जैसे ही डार्लिन केबिन के गेट तक पहुंची, एक तेज धमाका हुआ और पूरी गाड़ी उड़ गई। स्टेफनी का शरीर पास के तालाब में जा गिरा और चार्ली लकड़ियों के नीचे दब गया, घायल और थकी हुई। डार्लिन ने हिम्मत जुटाकर चार्ली को बचाया। उसने कहा, जल्दी जा, स्टेफनी को बचा। बस इतना ही कहा था कि एक भारी पोल उसके ऊपर गिर गया और उसी जगह उसकी मौत हो गई। चार्ली भागकर तालाब के पास पहुंचा और स्टेफनी को पानी से बाहर निकाला। वो बेहोश थी, लेकिन वक्त रहते उसे जिंदा कर लिया गया। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाकर हंसी में फूट पड़ते, जैसे उन्हें एक नई जिंदगी मिल गई हो। शायद मरने और फिर लौट आने का मतलब यही था। लेकिन जैसे ही स्टेफनी को डार्लिन की मौत का पता चला, उसके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। अब आयरिस के खून से सिर्फ 2 लोग बचे थे, चार्ली और स्टेफनी। एक हफ्ते बाद चार्ली और स्टेफनी अपनी गर्लफ्रेंड के घर गए। कपड़े ठीक करते वक्त स्टेफनी का हाथ एक गुलाब के कांटे से छिल गया। उसी पल उसे अपना बुरा सपना याद आ गया। उसी तरह आयरिस का हाथ भी उस सपने में छिल गया था। फिर एक बूढ़ी औरत ने एक सिक्का गिराया, जो सीधा रेलवे ट्रैक के बीच में जाकर अटक गया और एक ट्रेन बहुत तेजी से उसकी तरफ बढ़ रही थी। चार्ली की गर्लफ्रेंड के पापा एक डॉक्टर थे। जब उन्हें पता चला कि चार्ली ने स्टेफनी की जान बचाई है, तो उन्होंने मजाक में कहा, अगर सांसें चल रही हों और दिल बंद हो तो वो इंसान टेक्निकली मरा नहीं होता। लेकिन चार्ली और स्टेफनी को ये बात हजम नहीं हुई। स्टेफनी ने एक लाल गाड़ी देखी, बिल्कुल वैसी ही जैसी उसके सपने में थी, और चार्ली की गर्लफ्रेंड ने भी वही कपड़े पहने थे जो आयरिस ने उस दिन पहने थे। स्टेफनी के अंदर का डर और भी गहरा हो गया। तभी ट्रेन पटरी से उतर गई। एक भयानक धमाका हुआ। ट्रेन सीधे उनकी तरफ बढ़ रही थी। स्टेफनी गिर गई। चार्ली ने उसे खींच कर उठाया। ऐसा लगा जैसे वो बच गए, लेकिन वो नहीं बचे।